डिस्क्लेमर। प्रस्तुत कहानी के पात्र, नाम, घटनाएं और संवाद लेखक की कल्पना परिणाम हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, जीवित या मृत, या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह पूरी तरह से अनायास और संयोग मात्र है। लेखक किसी भी जाति, धर्म या समुदाय की भावनाओं को आहत करने का इरादा नहीं रखते। मुंबई थिएटर एकेडमी के प्रवेश द्वार पर रात के 9 बजे भी नहीं बजे हैं। दीपक बोस लगातार समय की ओर देखते हुए बुदबुदा रहा था। वे अभी तक क्यों नहीं आए? हमारे तय समय से लगभग आधा घंटा बीत चुका है। इससे पहले दीपक बोस ने बालों को संवारने के लिए इस्तेमाल की गई कीमती हेयर जेल की आधी बोतल का इस्तेमाल किया था, जिससे उसके बाल एक उत्कृष्ट कृजी बन गए थे और वो समय समय पर अपने बेहद आकर्षक चेहरे के साथ सेल्फी लेने से काफी खुश प्रतीत होता था। विवान गुप्ता कार के दरवाजे से टिक कर सिगरेट पीते हुए उसकी शिकायतें सुन रहा था। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, लड़कियों के साथ डेट पर जाते समय का पाबंद होना ठीक नहीं है, क्योंकि पता नहीं लड़कियां नखरे करने में कितना समय लगा देंगी। अकेले आना एक बात है, लेकिन हमें भी साथ घसीटना। इतनी मेहनत के बाद क्या हमारे हॉस्टल के एसी में आराम करना ज्यादा आरामदायक नहीं होगा? जब वो बोल रहा था, लव शुक्ला और वरुण मेहता ने भी उसे गुस्से भरी निगाहों से देखा। दीपक बोस ने अजीब सी हंसी हंसी। समय पर पहुंचना ये दर्शाता है कि हम इस सामाजिक आयोजन को गंभीरता से लेते हैं। विवान गुप्ता ने अपनी आंखें घुमाई। ये तुम्हारी गलती है, मुझे इसमें शामिल मत करो। चापलूस बनने से कोई फायदा नहीं होता। अपराध बोध से ग्रस्त होकर दीपक बोस के पास दूसरों की फटकार सुनने और चुपचाप सिर हिलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। 10 मिनट और बीतने के बाद कोमल लक्ष्मी और ज़ारा यूसुफ 3 और लड़कियों के साथ फैशन के अनुसार देर से पहुंची। माफ कीजिए, मेकअप में थोड़ा ज्यादा समय लग गया। उनके सामने कोमल लक्ष्मी ने अपने लहराते बालों को कंधों पर फैला रखा था। उन्होंने काले रंग का गुच्ची स्पगेटी स्ट्रैप टॉप पहना था, जिससे उनकी आकर्षक कॉलर बोन्स दिख रही थीं, और साथ में काले रंग की डियोर प्लीटेड मिनी स्कर्ट पहनी थी। उनके हल्के मेकअप ने उनके लुक को बेहद आकर्षक बना दिया था, मानो ये नया पहनावा ये दर्शाता हो कि उन्होंने विवान गुप्ता की ग्रुप के साथ TXX जाने को गंभीरता से लिया था। कोई बात नहीं, लड़कियों के मामले में ऐसा होना स्वाभाविक है। दीपक बोस ने बहुत ही उदारता का भाव दिखाया। विवान गुप्ता की निगाहें पल भर के लिए कोमल लक्ष्मी पर टिकीं। उन्होंने इस तरह के कई परिधान देखे थे। उनकी स्वाभाविक सुंदरता के अलावा उनमें कुछ भी नया नहीं था। इसके बजाय उसकी निगाहें पूरी तरह से उसके बगल में बैठी ज़ारा यूसुफ पर टिकी हुई थीं। दिन के समय पहने जाने वाले उनके शुद्ध सफ़ेद लॉलिता लुक के विपरीत आज रात ज़ारा यूसुफ ने गॉथिक लॉलिता शैली को अपनाया। सफ़ेद झालरदार कफ और कॉलर वाली बैंगनी काली पोशाक में घुटने तक लंबी ये पोशाक कई परतों वाली लेस से सजी थी। कमर के चारों ओर धातु की चेन लिपटी हुई थी। चौड़े कफ थे। उनके लंबे सफ़ेद बाल 2 पोनीटेल में बंधे हुए थे। शायद पोशाक के मेल खाने के लिए उनका मेकअप दिन के दौरान की तुलना में अधिक गहरा लग रहा था। विवान गुप्ता को खुद को देखते देखकर ज़ारा यूसुफ खुशी से उछलते हुए विवान गुप्ता के सामने आ गई। ओनी चान, क्या मैं अच्छी दिख रही हूँ? विवान गुप्ता ने अपने दिल पर हाथ रखकर झूठ नहीं बोला, बल्कि उसकी ओर सिर हिलाया। आप काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। विवान गुप्ता की तारीफ सुनकर ज़ारा यूसुफ की बड़ी बड़ी आंखें अर्धचंद्राकार हो गईं और उसकी पलकें धीरे से फड़फड़ाने लगीं। धीरे धीरे अपना सिर नीचे करते हुए विवान गुप्ता ज़ारा यूसुफ के कान के पास झुककर फुसफुसाया, वे काली मोज़े कहाँ हैं जिनका तुमने जिक्र किया था? ज़ारा यूसुफ शर्मा गई। उसने विवान गुप्ता को थोड़ा सा एक तरफ खींचा, फिर धीरे से अपनी स्कर्ट ऊपर उठाई, जिससे उसकी पतली टांगें दिखाई दीं जो काली स्टॉकिंग्स में लपटी हुई थीं। यही है क्या? विवान गुप्ता ने सरसरी नज़र डाली। हालांकि ज़ारा यूसुफ का शरीर थोड़ा चपटा है, लेकिन बाकी सब कुछ काफ़ी सराहनीय है, खासकर उसके लंबे और सीधे पैर जो देखने में काफ़ी कसरत किए हुए लगते हैं। ज़ारा यूसुफ से ज़्यादा देर बात ना करते हुए विवान गुप्ता सीधे दूसरों के पास चला गया। अब जब सब लोग आ गए हैं तो चलें। वैसे आपने कौन सा बार बुक किया है? कोमल लक्ष्मी ने तुरंत जवाब दिया, TXX। विवान गुप्ता ने सिर हिलाया। TXX का खूब प्रचार हुआ है, ये काफ़ी लोकप्रिय है और जैन खान के सेलिब्रिटी प्रभाव के साथ मिलकर मुंबई में नाइट क्लब तलाशते समय ज़्यादातर पहली बार आने वाले लोग TXX को ही चुनते हैं। तो चलिए चलते हैं। मेरी कार में सिर्फ 2 सीटें हैं। मैं ज़ारा यूसुफ के साथ वहाँ जाऊँगा, आप लोग टैक्सी ले लीजिए। इतना कहकर उनकी प्रतिक्रियाओं को नज़रअंदाज करते हुए उसने चाबी दबाई और उसके बगल में स्थित नाइट शैडो के कैंचीनुमा दरवाजे ऊपर उठ गए। बस खड़े मत रहो, अंदर जाओ। ड्राइवर की सीट पर बैठे हुए विवान गुप्ता ने ज़ारा यूसुफ को पुकारा। ज़ारा यूसुफ ने कोमल लक्ष्मी और अन्य लोगों को विदाई दी, फिर विवान गुप्ता के बगल वाली यात्री सीट पर बैठ गई। सुपर कार की गर्जना गूंज उठी और विवान गुप्ता ने रफ्तार बढ़ाते हुए TXX की ओर घात लगा दी। उस समय मुंबई थिएटर एकेडमी के प्रवेश द्वार पर अभी भी कई छात्र मौजूद थे और उस रहस्यमयी नाइट शैडो को वहां से गुजरते देखकर पुरुष और महिलाएं दोनों ही ईर्ष्या भरी निगाहों से कार को निहारने लगे।
विवान गुप्ता अपने दोस्तों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात करता है। दीपक बोस ने कोमल लक्ष्मी के सामने विवान गुप्ता को गाली दी, फिर मुस्कुराते हुए कहा, चलो कुछ गाड़ियां बुला लेते हैं, टैक्सी स्टेशन ज्यादा दूर नहीं है। कोमल लक्ष्मी की निगाहें अब भी उस सुपरकार का पीछा कर रही थीं जो दूर जाकर गायब हो गई, और उसने दीपक बोस की बातों पर केवल औपचारिक रूप से सिर हिलाया। विवान गुप्ता को ज़ारा यूसुफ को यूं ही चुनते देखकर वो बेहद असहज हो गई। आज रात उसने काफी देर तक सजने संवरने का काम किया था, सिर्फ विवान गुप्ता का ध्यान आकर्षित करने की उम्मीद में, लेकिन उसने उसकी तरफ देखा भी नहीं, जिससे वो बहुत निराश हो गई। कोमल लक्ष्मी के विचारों से बेखबर नेक इरादे वाले दीपक बोस ने उत्साहपूर्वक अपना फोन निकालकर कार बुक कर ली। पॉलिन TXX के सामने विवान गुप्ता ने पहले ही कार पार्क कर दी थी और 70 से ज्यादा लुक स्कोर वाली एक लड़की द्वारा उससे फ्लर्ट करने की कोशिश को ठुकरा दिया था। उस एक को मिलाकर 20 मिनट के भीतर ये तीसरा मामला हो चुका था। शायद उसके युवा पहनावे के कारण उससे छेड़छाड़ करने के लिए पास आने वाली लड़कियां विवान गुप्ता के बगल में बैठी ज़ारा यूसुफ को पूरी तरह से नजरअंदाज कर गईं, मानो वो अदृश्य हों। ओनीचान, तुम वाकई बहुत लोकप्रिय हो। ज़ारा यूसुफ ने अपने गाल फुलाए और असफल प्रेम प्रसंगों को रूठते हुए विवान गुप्ता की ओर देखा। ईर्ष्या? क्या मैं नहीं हो सकता? विवान गुप्ता मुस्कुराया। उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। लोकप्रियता मेरी वजह से नहीं, बल्कि कार की वजह से है। नाइट क्लब के आसपास घूमने वाली लड़कियां लग्जरी कारों की ओर अपने आप आकर्षित हो जाती हैं, ठीक वैसे ही जैसे कुछ लड़के बार के बाहर आसान शिकार की तलाश में घूमते रहते हैं। उनकी आवाज व्यंग से भरी हुई थी। ज़ारा यूसुफ के चेहरे पर मानो उलझन का भाव था। कुछ मिनट बाद आखिरकार कोमल लक्ष्मी और अन्य लोग आ गए। तुम लोग बहुत धीमे थे, विवान गुप्ता ने दीपक बोस से शिकायत की। दीपक बोस के कुछ बोलने से पहले ही कोमल लक्ष्मी ने दोषी भाव से माफी मांगते हुए कहा, माफ कीजिए, मुंबई में बहुत भीड़ भाड़ है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस समय भी इतनी गाड़ियां होंगी। तुम क्यों नहीं फंसे? विवान गुप्ता को सड़क पर दूरी बनाए रखने वाली कारों की याद आई और उन्हें एहसास हुआ कि स्पोर्ट्स कार के अपने फायदे भी हैं। ये ट्रैफिक से पूरी तरह से अछूती तो नहीं रहती, लेकिन कुछ हद तक अपना रास्ता खुद बना लेती है। बिना जवाब दिए विवान गुप्ता सीधा खड़ा हुआ और अंगड़ाई ली। ठीक है, चलिए अंदर चलते हैं और बात करते हैं। इस टेबल का प्रमोटर कहाँ है? उसने कोमल लक्ष्मी की ओर मुड़ा। मैंने रास्ते में उसे फोन किया था, वो जल्द ही यहाँ आ जाएगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक प्रमोटर की तरह कपड़े पहने हुए 20 साल का एक युवक TXX के प्रवेश द्वार से बाहर आया। चारों ओर देखता रहा जब तक कि उसने समूह को नहीं देखा और उनके पास पहुंचा। क्या आप वही K58 रिजर्वेशन पार्टी हैं जिसने मुझे पहले फोन किया था? कोमल लक्ष्मी ने पहले ही उनके समूह के आकार का जिक्र किया था, इसलिए संभवतः वही थे। कोमल लक्ष्मी आगे बढ़ी। ये हम हैं। शुभ संध्या सभी को। मेरा नाम ललित सिंह है। अगर आज रात आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। क्या मैं आपको पहले अपनी मेज तक ले जाऊं? हालांकि अंधेरा था, लेकिन TXX के बाहर की रोशनी इतनी तेज थी कि ललित सिंह को कोमल लक्ष्मी का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, जिससे उसे घूरना बंद करने से पहले मुश्किल से घूंट भरना पड़ा। एक प्रमोटर के तौर पर वो बेहद प्रोफेशनल था और जानता था कि इतनी उच्च कोटि की महिला उसके बस की बात नहीं है। उनसे कमीशन कमाना ही उसके लिए काफी था। हालांकि जब उसने विवान गुप्ता का चेहरा देखा तो उसे वो जाना पहचाना लगा, लेकिन वो ठीक से पहचान नहीं पाया। उसने बस यही मान लिया कि विवान गुप्ता पहले भी यहां आ चुका है और उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। विवान गुप्ता कुछ बार TXX में जा चुका था, लेकिन कभी भी अपने खुद के इंतजाम से नहीं। वो हमेशा उच्च अधिकारियों से ही बात करता था, इसलिए ये निचले स्तर के प्रमोटर के द्वारा ना पहचाना जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। बोलने के बाद ललित सिंह समूह को अपनी आरक्षित मेज पर ले गया। कोमल लक्ष्मी ने मध्यम आकार की मेज बुक की थी। हालांकि ये बड़ी नहीं थी, लेकिन निजी थी, अन्य मेजों से जुड़ी नहीं थी, उनसे कुछ दूरी बनाए रखती थी। सोफे के आकार को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि इस पर लगभग 10 लोग बैठ सकते हैं, 4 पुरुष और 4 महिलाएं। इनमें से केवल लव शुक्ला और ज़ारा यूसुफ ही क्लबिंग के लिए नए लग रहे थे। अंदर आते ही वे उत्सुक भाव से चारों ओर देखने लगे। जहां तक विवान गुप्ता की बात है, जो TXX में नियमित रूप से आते हैं, उन्होंने एक आरामदायक जगह ढूंढी और बैठ गए। ज़ारा यूसुफ स्वाभाविक रूप से उसके बगल में बैठ गई। क्या किसी को पता है कि उन्हें कौन से पेय पसंद होंगे? ललित सिंह ने पूछा। मुझे अपना ड्रिंक मेन्यू देखने दो। कोमल लक्ष्मी ने ललित सिंह से चर्चा करने के लिए आगे कदम बढ़ाया। विवान गुप्ता बस एक तरफ बैठा अपने फोन में स्क्रॉल कर रहा था। भुगतान करने का कोई इरादा नहीं दिखा रहा था। चूंकि आज रात का आयोजन कोमल लक्ष्मी ने किया था, इसलिए धनी होने के बावजूद वो दिखावा नहीं करना चाहता था। ढोंग करने की कोई जरूरत नहीं थी, खासकर इसलिए कि अगर वो बिल का भुगतान करने का फैसला भी करता तो लड़कियां शायद इसे पसंद नहीं करतीं। इसी बीच दीपक बोस और अन्य लोग भी विवान गुप्ता की तरह चुपचाप मेज पर बैठे रहे। हालांकि दीपक बोस में चापलूसी करने की प्रवृत्ति थी, लेकिन वो कोई अय्याश या सामाजिक शिष्टाचार से अनभिज्ञ व्यक्ति नहीं था। अगर वो उन्हें प्रभावित करना चाहता तो वो दूसरे तरीकों से इसकी भरपाई कर सकता था। ओनीचान,
क्या तुम अक्सर क्लबों में आते हो? ज़ारा यूसुफ ने विवान गुप्ता के कान में फुसफुसाया। उसकी पोशाक के नीचे नायलॉन से ढकी लंबी टांगें विवान गुप्ता की टांगों से सटी हुई थीं। विवान गुप्ता ने इसे महसूस किया। हवा में हार्मोन की मात्रा तीव्र थी। सौभाग्य से उसका आत्मनियंत्रण मजबूत था। अपनी असहजता को दबाते हुए विवान गुप्ता ने सिर हिलाया। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं अक्सर आता हूं, बस कभी कभी दोस्तों के साथ आराम करने के लिए आता हूं। उन्हें झूठ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं लगी। अहो, तो क्या आपको क्लबों में अक्सर लड़कियां साथ में ड्रिंक करने के लिए मिल जाती हैं? हल्की सी मुस्कान के साथ विवान गुप्ता उसकी ओर मुड़ा और मुस्कुराते हुए बोला, तुम क्या सोचती हो? प्लेबॉय सिद्धांत, अध्याय 1, अनुच्छेद 6। यदि किसी कठिन प्रश्न का सामना करना पड़े तो दूसरे की लय को बाधित करने के लिए प्रश्न के साथ उत्तर दें। मुझे कैसे पता होगा? विवान गुप्ता की मनमोहक मुस्कान देखकर ज़ारा यूसुफ का चेहरा अचानक लाल हो गया। कुछ देर बाद कई वेटर पेय पदार्थ लेकर आए। 1664 बियर के 2 पैक और डोम पेरिग्नॉन शैंपेन की 2 बोतलें। विवान गुप्ता ने उनका संक्षिप्त निरीक्षण किया। कुल लागत लगभग 6,000 रुपए थी, जो क्लब के खर्चों के लिए एक सामान्य स्तर था और संभवतः लड़कियों के बीच पहले से ही तय की गई थी। रात के 9 बज चुके थे, इसलिए TX6 में अभी भीड़ नहीं थी। माहौल अभी भी हल्का इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक बज रहा था। विवान गुप्ता को साफ महसूस हो रहा था कि उसके बगल में ज़ारा यूसुफ की नायलॉन से ढकी लंबी टांगें। जैसे जैसे समय बीतता गया, बूथ का माहौल धीरे धीरे और भी जीवंत होता गया और युवाओं का एक समूह सहज होने लगा और एक दूसरे के साथ मस्ती करने लगा। हालांकि कोमल लक्ष्मी उनसे बातचीत कर रही थी, लेकिन उसकी नज़र कभी कभी उस तरफ चली जाती थी जहां विवान गुप्ता हंसते हुए ज़ारा यूसुफ से बातें कर रहा था। कोमल, मेरे साथ एक ड्रिंक लेना चाहोगी? दीपक बोस के चेहरे पर साफ साफ दिख रहा था कि वो कह रहा हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। ये सुनकर कोमल लक्ष्मी ने अपना गिलास उठाया और उसके गिलास से टकराया और बिना चेहरे पर कोई भाव बदले एक ही बार में अपना पेय पी गईं। वो पीने में माहिर होनी चाहिए। दीपक बोस बातचीत शुरू करने के लिए कोई विषय ढूंढना चाहता था, लेकिन कोमल लक्ष्मी सीधी खड़ी हो गईं। मैं ज़ारा के साथ बैठूंगी। इतना कहकर वो छोटे छोटे कदमों से उस सोफे की ओर बढ़ी जहां विवान गुप्ता बैठा था। कोमल लक्ष्मी दीपक बोस की भावनाओं से भली भांति परिचित थी। अगर विवान गुप्ता प्रतिद्वंद्वी ना होता तो शायद उसे इस लड़के में थोड़ी दिलचस्पी होती, खासकर ये जानते हुए कि दीपक बोस का परिवार संपन्न था और मुंबई जैसे अंतर्राष्ट्रीय महानगर में उनकी कई संपत्तियां थीं। लेकिन विवान गुप्ता, जो मानो मुंबई के आलीशान बंगले की कीमत को अपनी कलाई पर पहनता था, उसकी तुलना में दीपक बोस स्पष्ट रूप से कमतर था। कोमल लक्ष्मी को विवान गुप्ता के बगल में बैठे देखकर ये कहना यथार्थवादी नहीं होगा कि दीपक बोस को इस बारे में कोई भावना नहीं थी, लेकिन जब उसने अपने और विवान गुप्ता के बीच के अंतर के बारे में सोचा तो वो इसे स्वीकार कर सकता था। वो कैसे बहस कर सकता था जब वो ना तो उतना सुंदर था और ना ही उतना धनी। सौभाग्य से वो इस बारे में काफी दार्शनिक था और उसने इस पर ज्यादा देर तक विचार नहीं किया, बल्कि लव शुक्ला और वरुण मेहता के साथ शामिल हो गया, क्योंकि वे जुबैर जैन और हर्ष पांडे नाम की लड़कियों को लुभाने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान, ज़ारा, क्या मैं तुमसे थोड़ी देर बात करने के लिए तुम्हारा विवान गुप्ता उधार ले सकता हूं? बातें करो, जितनी चाहो उतनी बातें करो। ज़ारा यूसुफ आसानी से शर्माने वाली लड़की नहीं थी। उसे विवान गुप्ता बहुत पसंद था, इसलिए जब कोमल लक्ष्मी ने कहा कि विवान गुप्ता उसकी है तो ज़ारा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कोमल लक्ष्मी ने मनमोहक मुस्कान बिखेरी। उसने लापरवाही से मेज से फ्रूट बियर की 2 बोतलें उठाईं और उनमें से एक विवान गुप्ता को दे दी। विवान गुप्ता, आप बिहार से होंगे ना? आप कैसे जानते हो? विवान गुप्ता थोड़ा असमंजस में था। दीपक बोस ने यहाँ आते समय रास्ते में मुझसे इसका जिक्र किया था। जब विवान गुप्ता को पता चला कि ये बात दीपक बोस ने बताई है तो उसे आश्चर्य नहीं हुआ। वो आदमी कभी चुप नहीं रह सकता था। विवान गुप्ता ने सिर हिलाया, उसके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं था। कोमल लक्ष्मी ने अपनी बोतल आगे बढ़ाते हुए कहा, मैंने अपने बचपन में कुछ समय बिहार में बिताया था, इसलिए अगर आप सच में सोचें तो हम एक तरह से आधे अपने शहर के लोग हैं। क्या हम इस बात पर टोस्ट करें? बोतलों के आपस में टकराने की कर्कश ध्वनि सुनाई दी। ज़ारा यूसुफ, जो एक प्यारी सी लड़की थी, के विपरीत कोमल लक्ष्मी एक ऐसी महिला थी जिसे देखकर पुरुष उसे पाने की चाहत रखते थे। सकारात्मक शब्दों में कहें तो वो मनमोहक और मोहक थी, नकारात्मक शब्दों में कहें तो उसे शिकारी स्वभाव की कहा जा सकता है। आज की बातचीत से विवान गुप्ता को ये कैसे पता नहीं चल सकता था कि कोमल लक्ष्मी क्या सोच रही है। स्वभाव से पुरुष होने के नाते विवान गुप्ता को कोमल लक्ष्मी के साथ रिश्ते की संभावनाओं को देखने में थोड़ी दिलचस्पी तो थी, लेकिन वो किसी के भी साथ सोने वाला नहीं था। तुलनात्मक रूप से उसे सरल स्वभाव वाली ज़ारा यूसुफ जैसी लड़कियां ज्यादा पसंद थीं।
जहां तक कोमल लक्ष्मी की बात है, हालांकि वो बेहद खूबसूरत थी, लेकिन जब तक उसकी दिलचस्पी बनी रहती, ऐसी लड़की को जीतना आसान था। उसके जैसी मजबूत गुप्त मंशा वाली लड़कियों के लिए उसे कुछ समय के लिए लटकाए रखना बुरा विचार नहीं था। अगर वो लंबे समय तक उसके साथ उलझने को संभाल लेती तो आखिरकार वो उसे पा ही लेता। अगर नहीं तो वो दूसरे लड़कों के साथ संबंध बनाने के लिए स्वतंत्र थी, जो उसके लिए एक चेतावनी भी साबित होती। विवान गुप्ता अचानक से अपने प्रेम जीवन में जटिलताएं नहीं चाहता था। क्या हम पासा खेलें? कोमल लक्ष्मी ने पासे वाला प्याला उठाया और उसे हिलाया। आप लोग जाइए, मैं ज़ारा से बात करने जा रहा हूं। विवान गुप्ता ने सीधे तौर पर उसे मना कर दिया। चूंकि उसने उसे अधर में छोड़ने का फैसला किया था, इसलिए प्रयास व्यर्थ करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये सुनकर कोमल लक्ष्मी की आंखों में थोड़ी उदासी छा गई, लेकिन वो जल्द ही अपने हंसमुख स्वभाव में लौट आई। ठीक है, मैं आपकी ज़ारा के साथ निजी बातचीत में दखल नहीं दूंगी। इतना कहकर वो खड़ी हो गईं और बिना किसी हिचक की अपनी मूल सीट पर लौट गईं। ओनी-चान, तुमने और सिस्टर लक्ष्मी ने किस बारे में बात की? जिज्ञासु स्वभाव की होने के कारण ज़ारा यूसुफ ने कोमल लक्ष्मी को जाते देखकर तुरंत सवाल पूछ लिया। विवान गुप्ता ने अपना हाथ उठाकर उसकी 2 चोटियों को धीरे से छुआ और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा था कि मेरे बगल में एक परी बैठी है और मैं किसी और से बात करने में अपना ध्यान नहीं भटका सकता। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ओनी-चान इतना सीधा साधा होने के बावजूद लोगों को खुश करना जानता होगा। विवान गुप्ता के इस व्यवहार से ज़ारा यूसुफ बहुत प्रसन्न हुई और उसने जरा भी नाराजगी नहीं दिखाई। आखिर विवान गुप्ता ने दिन भर उसके प्रति कोई स्नेह नहीं दिखाया था, लेकिन आज रात जब उसने काले मोजे पहने तो बात ही बदल गई। पता चला कि उसे काले मोजे पसंद हैं। अगली बार मैं कुछ और जोड़े खरीद लूंगी, ज़ारा यूसुफ ने मन ही मन सोचा। विवान गुप्ता के विचार सरल थे। अगर समुद्र ही अंत तक मुंबई थिएटर एकेडमी की मछलियों को वापस ला सकता है, तो वो ज़ारा यूसुफ क्यों नहीं हो सकती? पास ही बैठे दीपक बोस विवान गुप्ता की हरकतों को देख रहे थे और ईर्ष्या से लगभग आग बबूला हो रहे थे। उसने अपने पहले साल में ही नाटक विभाग की तथाकथित देवी रिया जैन के साथ संबंध बना लिया था और अब दूसरे साल की शुरुआत में शीर्ष सुंदरियां कोमल लक्ष्मी और ज़ारा यूसुफ उस पर फिदा हो रही थीं। क्या सुंदर होना आपको विशेष अधिकार देता है? क्या पैसा होने का मतलब यह है कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं? विवान गुप्ता को दीपक बोस की ईर्ष्यालु और जलन भरी निगाहों का एहसास नहीं था जो उस पर टिकी हुई थी, क्योंकि वो ज़ारा यूसुफ के साथ हाथ में हाथ डालकर पासा खेलना सिखा रहा था। यद्यपि उनके बूथ का माहौल विशेष रूप से जीवंत नहीं था, फिर भी ये काफी सौहार्दपूर्ण प्रतीत हुआ। विवान गुप्ता काफी आनंद ले रहा था। इसी बीच उनसे कुछ ही दूरी पर स्थित एक अन्य स्टॉल पर बिल्कुल अलग तरह का माहौल था। एक युवक सेल्फी स्टिक पकड़े हुए अपने फोन के कैमरे में जोर जोर से चिल्ला रहा था, रॉकेट भेजने के लिए भाई वांकिंग का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग चैट में भाई वांकिंग को धन्यवाद के संदेश भर दें। बूथ में मौजूद अन्य पुरुष और महिलाएं भी उस युवक की आवाज के साथ चिल्लाने लगे। दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई लाइव स्ट्रीमर TXX में आउटडोर स्ट्रीमिंग कर रहा है। उस युवक का नाम जितिन शर्मा था, जो मौज प्लेटफॉर्म पर आउटडोर स्ट्रीमिंग में माहिर एक लाइव स्ट्रीमर था। वो आउटडोर स्ट्रीमिंग सेक्शन में काफी मशहूर था। आमतौर पर उसकी लाइव स्ट्रीम में सुपर कारों या नाइट क्लबों में लड़कियों को रिझाने के वीडियो होते थे, जिससे उसके प्रशंसकों की संख्या काफी बढ़ गई थी। जितिन शर्मा आमतौर पर खुद को एक धनी दूसरी पीढ़ी यानी फुएदाई के रूप में पेश करते थे, लेकिन असल में वो इसके आसपास भी नहीं थे। वे असल में काफी कर्ज में डूबे हुए घाटे में थे। वे जिन सुपर कारों का प्रदर्शन करते थे वे किराए की होती थीं, लेकिन लोग उन्हें देखना पसंद करते थे। 1 साल से अधिक समय तक स्ट्रीमिंग करने के दौरान उन्होंने न केवल अपना कर्ज चुकाया, बल्कि अपने वफादार प्रशंसकों के समर्थन से, जो इंस्टेंट नूडल्स खाकर गुजारा करते थे, एक पोर्श 911 भी खरीद ली। अपने लाइव कंटेंट में बदलाव लाने के लिए वे देश के प्रमुख नाइट क्लबों में अक्सर जाया करते थे। आज के स्ट्रीम का शीर्षक बदलकर मेरे साथ मुंबई के सबसे शानदार बार का अनुभव करें कर दिया गया। मुझे आश्चर्य है कि भाई वांकिंग क्या देखना चाहते हैं। तुरंत ही भाई वांकिंग की टिप्पणी स्क्रीन पर दिखाई दी। बेशक हम तुम्हें लड़कियों को पटाते हुए देख रहे हैं। और क्या देख रहे हैं? क्या हम तुम्हें बार में अपनी छाती से पत्थर तोड़ते हुए देख रहे हैं? टिप्पणी देखकर जितिन शर्मा जोर से हंस पड़ा। ये भाई वांकिंग उसके स्ट्रीम के प्रमुख समर्थकों में से एक था, जो उसे अक्सर इनाम देता था। स्वाभाविक रूप से उसे उसकी विनती पूरी करनी थी। चूंकि भाई वांकिंग मुझे लड़कियों को पटाने में माहिर देखना चाहते हैं, इसलिए मैं सबके आगे एक लड़की से फ्लर्ट करूंगा और सब लोग मुझे तोहफे भेज दीजिए। नियमित दर्शक प्रमुख समर्थकों जितने उदार या धनी नहीं थे, फिर भी एक छोटा मच्छर भी आखिर भोजन ही होता है ना? भाई वांकिंग की टिप्पणी फिर से सामने आई।
रोज वही घिसा पिटा रूटीन, इसे देखते देखते ऊब गया हूं। आज किसी ऐसी लड़की से फ्लर्ट करो जिसके साथ कोई लड़का हो। अगर हिम्मत हुई तो मैं तुम्हें तुरंत 5 सुपर फायर भेजूंगा। टिप्पणी देखते ही जितिन शर्मा ने कुछ पल हिचकिचाने के बाद तुरंत सहमति दे दी। 5 सुपर फायर का इनाम 10,000 रुपए था, जो उनके स्ट्रीमिंग रूम में शायद ही कभी देखने को मिलता था। हालांकि परेशानी खड़ी करने पर मार पड़ने का खतरा था, लेकिन 5 सुपर फायर के सामने ये नगण्य लगता था। इसके बाद जितिन शर्मा बूथ से बाहर निकल गया। पहले मैं आपको टूर पर ले जाऊंगा। आप जिस भी लड़की के साथ स्ट्रीमर को फ्लर्ट करते देखना चाहते हैं, मैं उसके साथ फ्लर्ट करूंगा। इतना कहकर वो अपना फोन हाथ में लिए बार में इधर उधर घूमने लगा। जब वो विवान गुप्ता के स्टॉल पर पहुंचा तो संयोग से उसकी मुलाकात कोमल लक्ष्मी और कई लड़कियों से हुई जो अभी अभी शौचालय से लौटी थीं। कैमरे ने कोमल लक्ष्मी का चेहरा कैद कर लिया और शुरुआत में जो टिप्पणियां मीन मेख निकाल रही थीं वो बेकाबू हो गईं। ये उसकी है। अगर वो स्ट्रीमर उससे फ्लर्ट करने में कामयाब हो जाता है तो मैं अपने सैलरी कार्ड से बचे हुए आखिरी 500 रुपए दान कर दूंगा। ये लीजिए 200 मछली के गोले। स्ट्रीमर शुरू करो। टिप्पणियों पर ध्यान केंद्रित किए हुए जितिन शर्मा कोमल लक्ष्मी को तब तक नहीं देखा जब तक टिप्पणियां बेकाबू नहीं हो गईं, और तभी उसने आसपास देखा। जब अंत में उसने कोमल लक्ष्मी का चेहरा देखा तो उसके जैसा अनुभवी व्यक्ति भी क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। कोमल लक्ष्मी की तुलना में जिन लड़कियों के साथ उसने पहले छेड़छाड़ की थी वे उसके सामने कहीं भी नहीं ठहरती थीं। उसी क्षण स्क्रीन पर एक सुपर फायर इफेक्ट दिखाई दिया। प्यार को भूल जाओ, जितिन जाओ, उससे फ्लर्ट करो। अगर तुम मुझे उसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिला सको तो मैं तुम्हें 10 और सुपर फायर भेजूंगा। अपने मन में जितिन शर्मा ने सोचा, अगर मैं इस तरह की लड़की से फ्लर्ट कर पाता तो क्या मुझे तुम्हारे कुछ मामूली सुपर फायर की परवाह भी होती। लेकिन उसके शब्द बिल्कुल अलग थे और उसके चेहरे पर एक चापलूसी भरी मुस्कान थी। सुपर रॉकेट के लिए भाई वांकिंग का धन्यवाद। भाई वांकिंग ने उसका नाम सुझाया है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा। लेकिन सच कहूं तो अभी हमने जिस लड़की को देखा वो हमारे स्ट्रीमिंग रूम में काफी समय के बाद सबसे खूबसूरत है। ये आसान नहीं होगा, इसलिए मुझे आप सभी के समर्थन की जरूरत होगी। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, स्क्रीन पर ऐसा लगता है कि कोमल लक्ष्मी और बाकी लड़कियों के लिए उनके स्टॉल में घुसपैठ कोई नई बात नहीं है। वे सभी बिना कोई प्रतिक्रिया दिए या कुछ कहे शांत भाव से जितिन शर्मा को देख रही थीं। जितिन शर्मा को भी शर्म नहीं आई। उसने अपने हाथ में मौजूद सेल्फी स्टिक की ओर इशारा किया। मैं एक लाइव स्ट्रीमर हूं। मेरे लाइव स्ट्रीम के दर्शकों ने मुझे इस खूबसूरत लड़की से मिलने का काम सौंपा है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मुझे मौका मिल सकता है। ये उसकी हमेशा की चाल थी। लाइव स्ट्रीमिंग का बहाना बनाकर वो हर बार कामयाब हो जाती थी। हालांकि आजकल स्ट्रीमिंग को कोई उच्च श्रेणी का पेशा नहीं माना जाता। कोई भी स्ट्रीमिंग कर सकता है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग इसमें दिलचस्पी लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो एक स्ट्रीमर है। लाइव स्ट्रीम पर कमेंट करने वाले लोग भी उन्हें चिढ़ाने लगे। 666 फिर वही बात, बस घर पर बैठे हैं और सारा दोष स्ट्रीम पर आ जाता है। दुनिया को खाने का एक तरीका मिल गया है। मैं अभी स्ट्रीमर के रूप में पंजीकरण करने जा रहा हूं। क्या अभी भी समय है? हालांकि कोमल लक्ष्मी के रूप रंग को देखते हुए उसने हर तरह के विचित्र छेड़छाड़ के तरीके देखे थे। उसने उसकी तरफ देखा तक नहीं, बल्कि बगल में बैठी जुबैर जैन से बातें करती रही, कभी कभी अपना मुंह ढककर हंसती रही। जब जितिन शर्मा को एहसास हुआ कि उसकी अचूक शुरुआती लाइन काम नहीं कर रही है तो उसे शर्मिंदगी नहीं हुई। इसके बजाय उसने अपना फोन उठाया और लाइव स्ट्रीम देखने वालों से पूछा, लगता है इस खूबसूरत लड़की को लोगों का छेड़छाड़ करना पसंद नहीं है। क्या कमेंट्स में कोई सुझाव है? हालांकि वो दर्शकों से बात कर रहा था, लेकिन फिर भी वो कोमल लक्ष्मी की प्रतिक्रिया देखने के लिए बार बार उसकी ओर देख रहा था। इसी समय प्यार को भूल जाओ के नाम से मशहूर लाइव स्ट्रीम बॉस ने एक और टिप्पणी भेजी, उन्हें ड्रिंक्स पिलाओ। वो टिप्पणी तेजी से आई और 10 सुपर रॉकेट के प्रभाव से पूरा स्ट्रीम धमाके से गूंज उठा। प्रायोजक की उदारता की प्रशंसा करने वाली तमाम टिप्पणियों के बीच जितिन शर्मा ने उन्हें दिल से धन्यवाद दिया। चाहे उन्हें लड़की की संपर्क जानकारी मिले या न मिले, उन सुपर रॉकेट्स की कीमत तो पहले ही जेब में आ चुकी थी। जितिन शर्मा के जश्न मनाने से पहले ही प्यार को भूल जाओ ने एक और टिप्पणी भेज दी, आप किस लिए धन्यवाद दे रहे हैं? ये रॉकेट तो इसलिए हैं ताकि आप ड्रिंक्स खरीद सकें। अगर आपको उसका संपर्क नंबर मिल जाए तो मैं आपको 10 और भेज दूंगा। चूंकि वांकिंग भाई समर्थन कर रहे हैं, इसलिए मुझे ये हासिल करना ही होगा। टिप्पणियों में धन्यवाद देने के बाद जितिन शर्मा मुस्कुराते हुए कोमल लक्ष्मी के पास गया। हाय ब्यूटी, मैं जितिन शर्मा हूं। अगर आप नियमित रूप से लाइव स्ट्रीम देखती हैं तो आपने मुझे मोज प्लेटफॉर्म पर देखा या सुना होगा। चलिए दोस्त बन जाते हैं। क्या मैं आपके बूथ में शामिल हो जाऊं?
पहले तो उससे बात करने की अनिच्छा जता रही कोमल लक्ष्मी को आखिरकार उठना पड़ा। उसके चेहरे पर स्पष्ट घृणा झलक रही थी। माफ कीजिए, बूथ थोड़ा छोटा है, पर्याप्त जगह नहीं है। चूंकि आपके पास बूथ है तो आप वहीं आनंद क्यों नहीं लेते? कोमल लक्ष्मी की नज़र में वो सिर्फ एक मामूली स्ट्रीमर था, इतना दिलचस्प नहीं कि वो उसकी परवाह करे। कोई बात नहीं, इतनी तंग जगह नहीं है। वैसे भी जान पहचान से स्नेह बढ़ता है, दोस्त बनाना कोई झंझट नहीं है ना? ये कहने के बाद जितिन शर्मा सीधे बूथ के किनारे पर बैठ गया। ये देखकर कोमल लक्ष्मी और लड़कियां बहुत छोटी थीं। जितिन शर्मा जैसे कठोर हृदय व्यक्ति से निपटना उनके लिए मुश्किल था। वे उसे सीधे सीधे जाने के लिए तो नहीं कह सकती थी ना। जहां तक विवान गुप्ता की बात है, वो कोमल लक्ष्मी और अन्य लोगों के विचारों को मोटे तौर पर समझ गया और हल्के से मुस्कुराया। नाइट क्लब जैसी जगहों पर जितिन शर्मा जैसे बेशर्म लोग बहुतायत में मिलते हैं। और तो और स्ट्रीमिंग करने का उनका पेशा साल भर दर्शकों को खुश करके टिप्स कमाने पर आधारित है, इसलिए वे स्वभाव से ही बेशर्म है। विनम्रता दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। सीधे सीधे उन्हें जाने के लिए कह दें। आप जितने विनम्र होंगे वे उतना ही आपके करीब आने की कोशिश करेंगे। हालांकि उसे दखल अंदाजी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। पहली बात तो ये उसकी जगह नहीं थी। जगह तो कोमल लक्ष्मी ने तय की थी और उसने भी कुछ नहीं कहा, तो एक आमंत्रित अतिथि होने के नाते वो क्या कर सकता था? दूसरी बात, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। अगर जितिन शर्मा वहीं डटा रहता तब भी वो ज़ारा यूसुफ के साथ आराम से खेल सकता था। इसके अलावा जितिन शर्मा जैसे खिलाड़ी पर विवान गुप्ता का ध्यान जाना जरूरी नहीं था। जितिन शर्मा ने मेज पर एक नज़र डाली, फिर दोबारा लाइव स्ट्रीम देख रहे दर्शकों से कहा, लगता है इन सुंदरियों को शैंपेन बहुत पसंद है, लेकिन डोन पेरिनॉन उतना अच्छा नहीं है। क्या मैं इनके लिए 2 बोतलें मंगवा लूं? फिर उसने पास खड़े एक वेटर को इशारा किया, कृपया मुझे आर्मेंड डे ब्रिग्नैक की 2 बोतलें ला दीजिए। ऑर्डर देखते ही वेटर तुरंत उसे पूरा करने चला गया। जितिन शर्मा कमेंट्स पर प्रतिक्रिया देते हुए बोला, क्या स्ट्रीम में किसी ने आर्मेंड डे ब्रिग्नैक चखा है? कोई रिव्यू? वैसे तो मैं इसे आमतौर पर नहीं खरीद सकता, लेकिन प्यार को भूल जाओ कि सुपर रॉकेट्स की बदौलत आज मैं इसे खरीद पा रहा हूं। यहाँ एक बोतल की कीमत 8,888 रुपए है। मैं इसे खरीद नहीं सकता, मैं इसे खरीद नहीं सकता। आर्मेंड डे ब्रिग्नैक, सच कहूं तो मुझे इसे एक बार चखने का सौभाग्य मिला था। बगल की मेज में किसी ने गलती से इसे मेरे मुंह में गिरा दिया था। ठीक है, थोड़ा खट्टा और कसैला है। 666। सच कहें तो आर्मेंड डे ब्रिग्नैक बार में सबसे महंगा नहीं है। इसकी लोकप्रियता महज एक संयोग है। इस ट्रेंड की शुरुआत किसने की, इसकी बात करें तो काउंटी की दूसरी पीढ़ी के सबसे अमीर बेटे प्रिंसिपल वांग ने की थी। इस ट्रेंड से पहले घरेलू नाइट क्लबों में आर्मेंड डे ब्रिग्नैक शायद ही बिकता था। इसकी मौजूदा लोकप्रियता इसके स्वाद की वजह से नहीं, बल्कि दिखावे के कारण है। विवान गुप्ता 4 साल भविष्य से लौटा था। उस समय बार में आर्मेंड डे ब्रिग्नैक ऑर्डर करना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन भविष्य और वर्तमान दोनों के नाइट क्लबों में आर्मेंड डे ब्रिग्नैक लग्जरी का प्रतीक बना रहा। जितिन शर्मा को जानबूझकर ऊंची आवाज में बोलते देखकर विवान गुप्ता खुद को रोक नहीं पाया और ज़ारा यूसुफ को देखकर मुस्कुराया। वो सच में बहुत प्यारा है। विवान गुप्ता की आवाज इतनी तेज थी कि जितिन शर्मा उसे सीधे सुन सका, जिससे वो मुड़कर पूछने लगा, तुम्हारा मतलब क्या था दोस्त? विवान गुप्ता ने लापरवाही से कंधे उचकाते हुए कहा, कुछ नहीं, बस आपकी उदारता की प्रशंसा कर रहा हूं। आर्मेंड डे ब्रिग्नैक की 2 बोतलों की कीमत 10,000 से ज्यादा होगी ना? हालांकि विवान गुप्ता के चिढ़ाने वाले लहजे से जितिन शर्मा नाखुश था, फिर भी उसने महिलाओं के सामने अपनी गरिमा बनाए रखने के लिए जबरन मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दोस्त बनाने का मतलब मौज मस्ती करना है, पैसा मायने नहीं रखता। ये कथन सत्य था, क्योंकि वास्तव में भुगतान करने वाला व्यक्ति वो नहीं था। विवान गुप्ता ने कंधे उचकाए और आगे कुछ नहीं बोला। दरअसल क्लब में आते ही ड्रिंक्स ऑर्डर करने के इस दिखावटी व्यवहार से धोखा मत खाइए। ये सुनने में तो साइफन जैसा लगता है, लेकिन नाइट क्लब में लड़कियों को ये बहुत पसंद आता है। एक अनुभवी नाइट क्लब जाने वाले के नाते जितिन शर्मा ये बात अच्छी तरह जानते हैं। वैसे भी ये कस्टमर वो खुद नहीं है, उनके लाइव स्ट्रीम में मौजूद कस्टमर उन्हें लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते देखने के लिए पैसे दे रहे हैं। वेटर झटपट ड्रिंक्स लेकर आया और जितिन शर्मा ने बड़ी उदारता दिखाते हुए भुगतान के लिए अपना कार्ड दे दिया। महिलाओं, इसे आजमा कर देखिए, एस ऑफ स्पेड्स का स्वाद डोम पेरिनॉन शैंपेन से कहीं बेहतर है। जहां तक विवान गुप्ता और बाकी लोगों की बात है, उसने उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। कोमल लक्ष्मी अब भी अपनी मूल सीट पर अविचलित बैठी थी, लेकिन जुबैर जैन और हर्ष पांडे अलग थे। उन्होंने एस ऑफ स्पेड्स की ख्याति सुनी थी। चूंकि जितिन शर्मा उन्हें ड्रिंक्स दे रहा था, तो उन्होंने सोचा क्यों ना कुछ पी लिया जाए, भला कोई मूर्ख ही मुफ्त का मौका ठुकराएगा। और क्या इस प्यारी सी बच्ची को भी कुछ पीने को चाहिए? आखिर हम यहां मौज मस्ती करने आए हैं। जितिन शर्मा खड़े हुए, अपना गिलास उठाया और विवान गुप्ता के बगल में बैठी ज़ारा यूसुफ को निमंत्रण दिया।
दरअसल जितिन शर्मा की सबसे ज्यादा दिलचस्पी कोमल लक्ष्मी में थी, लेकिन उसकी स्पष्ट उपेक्षा ने उसे ये एहसास करा दिया कि उसके करीब आना मुश्किल है। वो अपने लाइव स्ट्रीम दर्शकों को निराश नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत अपना लक्ष्य ज़ारा यूसुफ की ओर मोड़ दिया। जहां तक विवान गुप्ता की बात है, जो ज़ारा यूसुफ के बगल में बैठा था, उसने उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। उनकी नज़र में विवान गुप्ता महज एक सुंदर लड़का था। चाहे वो कितना भी आकर्षक क्यों ना हो, क्या उसकी सुंदरता असली रुपए के ठोस आकर्षण के आगे फीकी पड़ जाएगी? उसने कभी सोचा भी नहीं था कि विवान गुप्ता कोई बड़ा आदमी होगा जो सादगी का दिखावा कर रहा होगा। युवा नाइट क्लब में अपनी इज्जत बचाने आते हैं। वीआईपी बूथ बुक करने की ताकत रखने वाले छोटे बूथ से संतुष्ट नहीं होते। महंगे ड्रिंक्स खरीदने की क्षमता रखने वाले सस्ते ड्रिंक्स से संतुष्ट नहीं होते। इसलिए जितिन शर्मा ने यही निष्कर्ष निकाला कि विवान गुप्ता एक सामान्य छात्र ही था। ज़ारा यूसुफ, जो कि शुद्ध चेहरे की शौकीन थी, उसने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, हालांकि उसे इक्के में काफ़ी दिलचस्पी थी। विवान गुप्ता, जिसने शुरुआत में उस पर ध्यान न देने की योजना बनाई थी, उसकी हरकत देखकर अपनी आंखें सिकोड़ लीं और धीरे धीरे उसका गुस्सा बढ़ने लगा। प्लेबॉय से ठीक पहले समुद्र में मछली पकड़ना, क्या इस घटिया स्ट्रीमर में वो काबिलियत है? विवान गुप्ता ने ज़ारा यूसुफ के कान के पास झुककर पूछा, क्या तुम इसे पीना चाहती हो? ये जानते हुए कि विवान गुप्ता के पास पैसे हैं, ज़ारा यूसुफ ने हिचकिचाहट के बिना हंसते हुए कहा, मेरे पास पहले कभी इतने पैसे नहीं थे। क्या ओनी चांद मुझे दावत देंगे? ज़ारा यूसुफ की दो चोटियों को शरारत अंदाज में सहलाने के बाद विवान गुप्ता ने अपना फ़ोन निकाला और वी चैट पर एक संदेश भेजा, मुझे एस ऑफ स्पेड्स से लेकर K58 तक के 2 सेट ला दो और इसे ग्रैंड बना दो। वी चैट संदेश TXX के मार्केटिंग डायरेक्टर को भेजा गया था। ये मार्केटिंग डायरेक्टर सिर्फ खुद को डायरेक्टर कहने वाला नहीं था, बल्कि वास्तव में कुछ प्रशिक्षुओं को नेतृत्व करता था। वह विभाग का एक वास्तविक प्रबंधक था, जिसका नाम तनवीर शर्मा ने मुलाकात के लिए जोड़ा था। वी चैट की दूसरी तरफ से तुरंत जवाब आया, जिससे संकेत मिला कि ये काम तुरंत कर दिया जाएगा। TXX में संगीत की लय बदली, बत्तियां चमकने लगीं और इलेक्ट्रॉनिक आतिशबाजी लिए आकर्षक पोशाक वाली वेट्रेसों की एक टीम मंच के पीछे से बाहर निकली। प्रत्येक वेट्रेस अपने साथ पेय पदार्थों का एक रंगीन डिब्बा लिए थी और लगभग 30 लोगों की टीम ने एक जुलूस का रूप लिया, जो डांस फ्लोर से लेकर बूथों तक TXX के चारों ओर घूमता रहा और लगभग सभी का ध्यान आकर्षित करता रहा। उत्साह बढ़ाने वाली टीम के सदस्यों को शायद कुछ संकेत मिल गए और उन्होंने जयकारे लगाने और चिल्लाना शुरू कर दिया, जिससे माहौल चरम पर पहुंच गया। इधर उधर चक्कर लगाने के बाद पेय पदार्थों का ये जुलूस सीधे विवान गुप्ता के स्टॉल की ओर बढ़ा। ग्रेट गॉड ड्रैगन के 2 सेट दिखाने के लिए यंग मास्टर विवान का धन्यवाद। लगभग 30 महिलाओं की ओर से धन्यवाद की आवाज़ इतनी तेज थी कि K58 के आसपास मौजूद हर कोई उसे सुन सके। कोमल लक्ष्मी स्तब्ध रह गई। दीपक बोस भी ऐसा ही था। जितिन शर्मा भी स्तब्ध रह गया। बूथ में मौजूद लगभग सभी लोग स्तब्ध रह गए। इस लाइव स्ट्रीम में जितिन शर्मा की बुलेट कमेंट्स अपने चरम पर पहुंच गईं। तो ये है नाइट लाइफ, मैं तो दंग रह गया। क्या ऐसा हो सकता है कि इस बूथ में कोई बड़ा अधिकारी स्ट्रीमिंग डिवाइस के साथ बैठा हो? मुझे समझाने दीजिए कि ग्रेट गॉड ड्रैगन का क्या मतलब है। एस ऑफ स्पेड्स कई रंगों में आता है और 5 अलग अलग रंगों वाले सेट को गॉड ड्रैगन सेट कहा जाता है। आसपास के सभी स्टॉलों का ध्यान उनकी ओर केंद्रित हो गया, विशेषकर कुछ युवतियां जो यह देखने के लिए तुरंत आने को उत्सुक थीं कि वेटर द्वारा उल्लेखित युवा मास्टर विवान किस प्रकार का व्यक्ति था। वहां सिर्फ वेटर ही नहीं आए, विवान गुप्ता के कुछ परिचित भी समूह के पीछे पीछे बूथ तक आ गए। मैंने कहा, ओल्ड विवान, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम TXX में मौज मस्ती करने आ रहे हो? अगर डायरेक्टर तनवीर ने मुझे नहीं बताया होता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि तुम यहाँ हो। बोलने वाला व्यक्ति तनवीर शर्मा था। TXX का शेयर धारक होने के नाते इस जगह पर आना उसकी नियमित गतिविधियों में से एक था, इसलिए विवान गुप्ता को उसकी उपस्थिति पर आश्चर्य नहीं हुआ। उनके बगल में TXX के मार्केटिंग डायरेक्टर और निश्चित रूप से जैन खान खड़े थे। वहां जितिन शर्मा के लाइव स्ट्रीम पर टिप्पणियों की बाढ़ आ गई थी। क्या हो रहा है? जैन खान? ऐसा लगता है कि ये अफवाह सच है कि जैन खान TXX के शेयरधारक हैं। जैन खान की तुलना में अब मुझे उस सुंदर लड़के की पहचान जानने की काफ़ी उत्सुकता है। टिप्पणियों में तरह तरह की गपशप भरी चर्चाएं थीं, जिससे जितिन शर्मा का लाइव स्ट्रीम ट्रेंडिंग लिस्ट में सबसे ऊपर पहुंच गया। तनवीर शर्मा के बगल में खड़े जैन खान ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए विवान गुप्ता से कहा, अध्यक्ष विवान, क्या आज मुंबई थिएटर अकादमी का सत्र शुरू नहीं हो रहा है? आपको यहां आकर अभिनय करने का समय कैसे मिल गया? जैन खान जानता था कि वो विवान गुप्ता से परिचित नहीं था और उनके बीच एकमात्र संबंध एक ही स्कूल के पूर्व छात्र होने का था, इसलिए वो इसका उपयोग केवल बातचीत शुरू करने के लिए कर सकता था। मुझे बस विवान गुप्ता कहिए सीनियर।
बाहर जाकर उपाधियों को थामे रखना मजेदार नहीं है। मुझे प्रेसिडेंट विवान मत कहिए। विवान गुप्ता मुस्कुराया और सहजता से जैन खान से कहा, तो मैं आपको विवान गुप्ता कहकर बुलाने की अनुमति ले लेता हूं। आपको मुझे वरिष्ठ कहने की भी आवश्यकता नहीं है, ये बहुत औपचारिक है। आप मुझे राष्ट्रपति तनवीर की तरह ओल्ड जैन कहकर बुलाएं। विवान गुप्ता को अपने प्रति सद्भावना दिखाते देख जैन खान थोड़ा उत्साहित हो गया। वो मुंबई सर्कल में घूमता फिरता रहता था और जानता था कि तनवीर शर्मा के साथ उठने बैठने वाले किसी भी व्यक्ति का सामाजिक स्तर ऊंचा होना ही चाहिए। उसने तनवीर शर्मा को कई बार ये कहते हुए भी सुना था कि उसके सामने खड़ा ये कनिष्ठ व्यक्ति अरबों के कारोबार में लगा हुआ है। विवान गुप्ता, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं अपनी उपाधि को बरकरार रखना चाहता हूं? बूढ़े जैन, क्या आपको लगता है कि मैं ऐसा कर रहा हूं? अपना गंदा मुंह बंद करो, बैठने की जगह ढूंढो और बकवास करना बंद करो। विवान गुप्ता और तनवीर शर्मा के बीच की हंसी मजाक भरी बातचीत देखकर जैन खान भी हंस पड़ा। उसे थोड़ी जलन भी हुई। देखने में तो वो आकर्षक लग रहा था, लेकिन दूसरी पीढ़ी के ये युवा उसे गंभीरता से नहीं ले रहे थे। वो TXX में निवेश सिर्फ इसलिए कर पाया था क्योंकि यहाँ के एक बड़े शेयरधारक से उसका संबंध था। साथ ही उसकी प्रसिद्धि ने भी कंपनी को खूब प्रचारित किया। सामान्य परिस्थितियों में उसे कौन खेलने के लिए आमंत्रित करता? बूढ़े जैन, यूं ही खड़े मत रहो, बैठ जाओ। सोफे पर आराम से बैठते हुए विवान गुप्ता ने उसे अपने पास आने का निमंत्रण दिया। बूथ में मौजूद बाकी लोग तो पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। हालांकि तनवीर शर्मा मुंबई सर्कल में शीर्ष स्तर के दूसरी पीढ़ी के व्यक्ति थे, लेकिन बहुत कम आम लोग उन्हें जानते थे। जैन खान सबसे अलग थे। कीप रनिंग ब्रदर के लोकप्रिय होने के बाद से ही उन्हें लिटिल चीता के रूप में काफी प्रसिद्धि मिली। हो सकता है कि उनका नाम हर घर में जाना पहचाना ना हो, लेकिन अधिकांश युवा उन्हें पहचानते होंगे। जैन खान, मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूं। विवान गुप्ता के पास बैठा ज़ारा यूसुफ उछलकर चिल्लाई। हालांकि ज़ारा यूसुफ ने लोलिता शैली के कपड़े पहने थे, लेकिन इससे उसकी खूबसूरती छिप नहीं पाई। विवान गुप्ता के बगल में बैठे जैन खान को सब पता था, फिर भी उसने विवान गुप्ता से पूछा, ये कौन है? ज़ारा यूसुफ मुंबई थिएटर अकादमी की एक नई छात्रा है। तकनीकी रूप से वो आपकी कनिष्ठ है। जैन खान ने समझने का नाटक किया। अरे, एक जूनियर है ना? मुझे अपनी जूनियर को उसकी सराहना के लिए धन्यवाद देना चाहिए। ज़ारा यूसुफ पहली बार किसी सेलिब्रिटी के इतने करीब थीं और वो उत्साह से लगातार सिर हिला रही थीं। क्या यहाँ मौजूद बाकी लोग भी मुंबई थिएटर अकादमी से हैं? हाँ, ये लोग मेरे रूममेट हैं। हम यहाँ एक छोटी सी सामाजिक सभा कर रहे हैं। ओह हाँ, सेल्फी स्टिक वाला लड़का रूममेट नहीं है, वो एक लाइव स्ट्रीमर है जो जबरदस्ती घुस आया है। ये सुनकर तनवीर शर्मा ने तुरंत भौहें चढ़ा लीं। उसने विवान गुप्ता के लहजे में असंतोष महसूस किया। डायरेक्टर तनवीर, इसे बाहर निकाल दो। तनवीर शर्मा ने पास ही मुस्कुराते हुए खड़े मार्केटिंग डायरेक्टर को दृढ़तापूर्वक निर्देश दिया। विवान गुप्ता सोफे पर आराम से बैठा था, हाथ में पेय लिए हुए मुस्कुराते हुए देख रहा था। पहले तो वो जितिन शर्मा के सामने थोड़ा दिखावा करने की योजना बना रहा था, लेकिन अब उसे इस मामूली किरदार के साथ खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। डायरेक्टर तनवीर ने तुरंत पास में व्यवस्था बनाए रखने वाले सुरक्षाकर्मियों को बुलाया। महोदय, हमारे बार में फोटो खींचने और रिकॉर्डिंग करने पर सख्त प्रतिबंध है। चूंकि आपने नियमों का उल्लंघन किया है, इसलिए TXX में आपका स्वागत नहीं किया जाएगा। आप अभी जा सकते हैं, हम आपके लिए ड्रिंक्स पैक कर देंगे। अब से TXX में आपका नाम हमेशा के लिए अवांछित रहेगा। हालांकि डायरेक्टर तनवीर ने मुस्कुराते हुए और विनम्र लहजे में बात की, फिर भी इससे जितिन शर्मा का चेहरा हरा पड़ गया। इतने सारे दर्शकों के सामने लाइव स्ट्रीम से बाहर निकाल दिया जाना उनके लाइव स्ट्रीम करियर की सबसे बड़ी बेइज्जती थी। भविष्य के लाइव स्ट्रीम में शायद ही कभी इस संदर्भ से छुटकारा मिल पाएगा। लेकिन उसने कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की और केवल बूथ से बाहर निकल सका, जिसके बाद कई सुरक्षाकर्मी उस पर कड़ी नजर रखते हुए उसके पीछे पीछे चले गए। अब तक भले ही वो कितना भी नासमझ क्यों ना हो, उसे पता चल गया होगा कि उसने किसी को नाराज किया है और वो कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। क्या कोई सामान्य व्यक्ति जैन खान को TXX में अपने साथ समय बिताने के लिए बुलाएगा? जितिन शर्मा को बाहर निकाल दिए जाने के बाद बूथ में कोई बाहरी व्यक्ति नहीं बचा था। जैन खान ने विवान गुप्ता की ओर फिर से मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि हम सभी यहाँ कनिष्ठ और वरिष्ठ हैं, इसलिए मुझे अपने इन कनिष्ठ और वरिष्ठों के सम्मान में एक टोस्ट देना चाहिए। इतना कहकर उसने वेटर द्वारा परोसी गई ड्रिंक ली और आगे बढ़ गया। अपनी हैसियत को देखते हुए दीपक बोस और बाकी लोगों को बधाई देने आना विवान गुप्ता के प्रति सद्भावना का ही एक संकेत था। विवान गुप्ता जानता था कि वो मित्रता का भाव दिखा रहा है और भविष्य में उसका एहसान चुकाएगा। उसने मनोरंजन जगत में कदम रखने की योजना बनाई थी और समय आने पर वो जैन खान का एहसान चुकाने के बारे में सोचेगा। दीपक बोस और उसके साथियों ने देखा कि जैन खान एक पेय लेकर उनकी ओर आ रहा है।
वे बहुत घबराए हुए तो नहीं थे, लेकिन थोड़ा संयम बरतते हुए खड़े हो गए। आप सब मुझे जानते ही होंगे, है ना? मैं मुंबई थिएटर अकादमी का स्नातक भी हूं। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो आप मुझे सीनियर या भाई खान कह सकते हैं। जैन खान के चेहरे पर सौम्य मुस्कान थी। हालांकि जैन खान मेरे आदर्श नहीं हैं, फिर भी वो एक बड़े सितारे हैं। हम सभी खुद सितारे बनने का सपना देखते हैं और मनोरंजन जगत में मौजूद ऊंच नीच को समझते हैं। दीपक बोस ने तुरंत जवाब दिया, नमस्ते भाई खान। नमस्कार सीनियर। कोमल लक्ष्मी और अन्य लोगों ने भी उनका अनुसरण किया और उन्हें नमस्कार किया। औपचारिक होने की कोई जरूरत नहीं है। आप विवान गुप्ता के दोस्त हैं, इसलिए आप मेरे भी दोस्त हैं। आज को हमारी पहली मुलाकात समझिए। भविष्य में अगर आप TXX में आएं तो बस कर्मचारियों से मुझे पहले से सूचित करने के लिए कह दीजिएगा। इससे आपको बहुत सारी परेशानियों से बचा जा सकेगा। नहीं, सच में सीनियर, आप कुछ ज्यादा ही दयालु हो रहे हैं। कोमल लक्ष्मी ने देखा कि जैन खान उसके समूह से किस तरह बात कर रहा था और उसने सहज रूप से विवान गुप्ता की ओर देखा, जो तनवीर शर्मा के साथ बातचीत कर रहा था। अपनी उम्र के साथियों की तुलना में वो काफी परिपक्व है। वो जानती है कि अगर जैन खान और विवान गुप्ता सिर्फ दोस्त होते तो जैन खान को उसके समूह को पहचानने की कोई जरूरत नहीं होती। उसका इतना स्नेहपूर्ण व्यवहार केवल एक ही बात दर्शाता है। इसका मतलब है कि विवान गुप्ता की स्थिति आसान नहीं है और जैन खान को उसका विश्वास जीतना होगा। अन्यथा यह समझाना असंभव है कि जैन खान उनके प्रति इतना उत्साहित क्यों होगा। न केवल कोमल लक्ष्मी बल्कि दीपक बोस और अन्य लोग भी धीरे धीरे समझ गए। तर्क सीधा साधा है। यदि विवान गुप्ता का रुतबा असाधारण न होता तो वो 18 मिलियन रुपए की घड़ी पहनने और 15.8 मिलियन रुपए की कार चलाने का खर्च कैसे उठा पाता? ये वस्तुएं निवेश नहीं हैं, ये विलासिता की वस्तुएं हैं, उपभोग की वस्तुएं हैं। इस विचार से कोमल लक्ष्मी का दिल, जो विवान गुप्ता के साथ मिली हार के बाद कुछ हद तक शांत हो गया था, फिर से गर्म होने लगा। वो स्वभाव से ही बेहद अवसरवादी है और अपने इरादों को कभी नहीं छिपाती। वो प्रभावशाली लोगों को सीढ़ी बनाकर दूसरे ऊंचे तबके में शामिल होना चाहती है। इसी वजह से विवान गुप्ता के प्रति उसकी शुरुआती धारणा इतनी कम थी, क्योंकि उसकी अनुकूलता का स्कोर केवल 20 था। उसे दिखावे की परवाह नहीं है, उसे सिर्फ पैसे और रुतबे की परवाह है। लेकिन अब विवान गुप्ता न केवल धन और प्रतिष्ठा की अपनी इच्छाओं को पूरा करती है, बल्कि उसकी सुंदरता भी मनमोहक है। वो मूर्ख नहीं है। जब वो श्रेष्ठ विवान गुप्ता को चुन सकती है तो उम्रदराज, गंदे और पुराने ख्यालों वाले पुरुषों को क्यों चुने? जहां तक उसकी सफलता या असफलता का सवाल है, उसने इसके बारे में सोचा ही नहीं है। एक आम कहावत है, दृढ़ता से एक महिला किसी पुरुष का पीछा करते हुए उसे एक कमजोर बाधा के पार भी ले जा सकती है। जब तक उस आदमी में कोई शारीरिक खामी न हो, उसे पूरा भरोसा है कि कोई भी उसके अथक प्रयास का सामना नहीं कर सकता। उसे अपनी जन्मजात खूबियों पर पूरा भरोसा है। एक गिलास वाइन के साथ टोस्ट करने के बाद जैन खान ने कुछ शिष्टाचारपूर्ण बातें की और फिर विवान गुप्ता के पास वापस चले गए। तनवीर शर्मा और विवान गुप्ता सोफे पर पैर मोड़कर आराम से बैठकर बातें कर रहे थे। ओल्ड विवान, ली झुन और वेई वेई की कंपनी का क्या हाल है? मैंने पिछले कुछ दिनों में वेई वेई से सुना है कि चीजें काफी आशाजनक लग रही हैं। विवान गुप्ता ने कुछ भी नहीं छिपाया और सहमति में सिर हिलाया। शुरुआती दौर में कंपनी की प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए बस पैसा और संसाधन खर्च करने पड़ते हैं। खुद का मीडिया चलाना मनोरंजन उद्योग की तरह ही है। इसमें सब कुछ प्रचार प्रसार पर निर्भर करता है। अब तक आपने कितना जलाया है? अभी उतना नहीं, लेकिन हमें इस महीने तक अधिकांश निवेश को पूरा करना होगा। अगर यह पर्याप्त नहीं हुआ तो अतिरिक्त निवेश भी हो सकता है। क्यों? क्या आप इसमें हिस्सेदारी लेकर मैदान में उतरने की सोच रहे हैं? अगर 2 अरब का निवेश सिर्फ 1 महीने में बर्बाद हो जाएगा तो आप बहुत बड़ा खेल खेल रहे हैं। मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा। SSCC मेरे लिए पहले से ही काफी व्यस्त है। मुझे समय समय पर पारिवारिक कंपनी में भी हाथ बटाना पड़ता है। विवान गुप्ता ने अपना गिलास उठाया और दूसरे गिलास से टकराते हुए कहा, क्या आप पारिवारिक व्यवसाय संभालने की योजना बना रहे हो? तनवीर शर्मा ने इससे इनकार नहीं किया। मैं 30 साल का हो रहा हूं और मैंने अभी तक कुछ खास हासिल नहीं किया है। देख रहा हूं कि बूढ़ा आदमी जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी कर रहा है। क्या ये वही क्लासिक परिदृश्य नहीं है कि अगर आप कड़ी मेहनत नहीं करेंगे तो आप घर जाकर अरबों की संपत्ति के वारिस बन जाएंगे? ज़ारा यूसुफ पहले की तरह सहज नहीं थी। वो विवान गुप्ता के बगल में दुबक कर उनकी बातचीत सुन रही थी। कोमल लक्ष्मी, जो जानबूझकर धीरे धीरे करीब आ रही थी, ने उन्हें अरबों के बारे में इस तरह बात करते सुना जैसे ये कोई नियमित बात हो, और जब उसने विवान गुप्ता को देखा तो उसकी आंखों में एक असामान्य चमक दिखाई दी। जैन खान के लौटने पर उसने ध्यान से दोनों की बातचीत सुनी और बीच बीच में अपनी बात रखी।
इस बीच TXX के मार्केटिंग डायरेक्टर की हालत और भी बदतर थी। बूथ छोटा था और उनकी हैसियत के हिसाब से उसमें घुसना नामुमकिन था। हालांकि तनवीर शर्मा के निर्देश के बिना वो वहां से जाने की हिम्मत नहीं कर पाए और मुंबई के एक शीर्ष नाइट क्लब में डायरेक्टर होने के बावजूद उन्हें एक तरफ खड़े रहना पड़ा। थोड़ी देर बातचीत के बाद तनवीर शर्मा विवान गुप्ता को अलविदा कहने के लिए खड़ी हो गई। ठीक है, अब हम चलते हैं। मज़े करो। क्या मैं आपकी जगह किसी और को दे दूं? ये जगह थोड़ी तंग है। विवान गुप्ता ने सिर हिलाते हुए कहा, कोई ज़रूरत नहीं। आज रात की मेज़बानी कोई और करेगा। मैं मेज़बान की जिम्मेदारी नहीं लूंगा। वैसे भी लगभग समय हो गया है, इसलिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। जैन खान वहां मुख्य रूप से तनवीर शर्मा की वजह से था और विवान गुप्ता से उसकी संक्षिप्त जान पहचान भी तनवीर शर्मा के माध्यम से ही हुई थी। चूंकि तनवीर शर्मा जा रही थी, इसलिए जैन खान का वहां रुकना उचित नहीं था, इसलिए वो भी उठकर चला गया। अचानक जब तनवीर शर्मा जाने ही वाला था, उसे कुछ याद आया और वो विवान गुप्ता की ओर मुड़ा। वैसे विवान गुप्ता, कुछ दिनों में SSCC में एक कार्यक्रम है, तुम क्यों नहीं आते और हमारे साथ शामिल होते? ये SSCC द्वारा आयोजित एक रेसिंग फेस्टिवल है। अगर आप खाली हैं तो आकर मज़े करें। ज़रूर, बस मुझे बाद में सारी जानकारी दे देना, ठीक है? उनके जाने के बाद बूथ अपनी पहले वाली स्थिति में लौट आया, सिवाय एस ऑफ स्पेड्स लाइट साइन की एक मेज़ के जो वहीं रह गई थी। तनवीर शर्मा ने समझदारी से बूथ के बाहर कुछ सुरक्षा गार्डों को तैनात कर दिया, ताकि कुछ ऐसे लोगों को रोका जा सके जो इसमें शामिल होने के लिए उत्सुक हों। जैसा कि पता चला, तनवीर शर्मा ने जाने से पहले व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो सुरक्षाकर्मी छोड़े थे, वे वास्तव में उपयोगी साबित हुए। बूथ में बैठे हुए विवान गुप्ता और उसके दोस्त मज़े से देख रहे थे कि बूथ में शामिल होने की कोशिश कर रही लड़कियों की लहरें बाहर ही रोक दी जा रही थीं। बाहर खड़ी उन दिखावटी लड़कियों में सहनशीलता तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे निर्लज्ज हैं। जब लोगों को बूथ से बाहर रखा जा रहा है, तो वे गिड़गिड़ाकर अंदर कैसे घुस सकते हैं? कुछ लोगों को रोके जाने के बाद किसी ने भी बूथ के पास जाने की हिम्मत नहीं की और वे बूथ के 58 को दूर से ही देखते रह गए। वाह! ड्रैगन की दोहरी मूर्तियां, जिनकी कीमत हज़ारों में है, जो एक औसत परिवार की 1 साल की आय के बराबर है। धनी युवकों द्वारा इस तरह का भव्य प्रदर्शन वाकई दुर्लभ है। दीपक बोस ने वहां पैर मोड़कर बैठे विवान गुप्ता को देखा और वो समझ नहीं पा रहा था कि उसका 1 साल का रूममेट अचानक एक उच्च कोटि का धनी युवक कैसे बन गया। व्हाइट पीसेस, तुम जैन खान को कैसे जानते हो? अब जब वो चला गया है, तो दीपक बोस स्वाभाविक रूप से उस वरिष्ठ व्यक्ति का जिक्र नहीं करेगा। वह TXX में शेयरधारक हैं। पहले जब मैं कुछ दोस्तों के साथ यहां आया था, तो वो मुझसे मिलने आए और हमने साथ में ड्रिंक ली। हम एक बार मिल चुके हैं। अरे यार, सच में? TXX में आकर शेयरधारक आपके साथ ड्रिंक पर आ गया? व्हाइट पीसेस, मुझे कुछ तो बताओ, आखिर तुम हो कौन? ये सुनकर विवान गुप्ता ने सीधे उसकी आंखों में देखा, लेकिन प्रश्न का सीधा उत्तर नहीं दिया। असल में वो सोच रहा था कि उसकी तरक्की बहुत अचानक हुई है, जिसका कोई आधार ही नहीं है। उसके माता पिता एक साधारण अमीर परिवार से हैं और अब तो उसका 1 साल से साथ रहने वाला रूममेट भी उसकी पहचान को लेकर उत्सुक है। उन लोगों का क्या जो उससे दुश्मनी रखते हैं? अगर कभी उसके परिवार की सच्चाई सामने आ जाए, तो वो कैसे सफाई देगा? क्या उसे समाज के सामने सार्वजनिक रूप से यह घोषणा कर देनी चाहिए कि उसके पास एक प्रणाली है? लेकिन कुछ देर सोचने के बाद वो चिंता करना छोड़ देता है। कहते हैं ना, पल में जियो और आज की खुशियों का आनंद लो, कल की चिंताओं में क्यों उलझना? वो अभी से ही व्यवस्था के लाभों का आनंद ले रहा है, तो फिर चिंता करने का क्या फायदा? बस जितना हो सके छुपकर रहो, शायद किस्मत अच्छी रही तो कोई कभी पता ही न लगा पाए। जब तक उसका व्यापारिक साम्राज्य बढ़ेगा, धन के सभी स्रोत आसानी से स्पष्ट हो जाएंगे। विवान गुप्ता ने वेटर से आर्मंड डी ब्रिग्नैक की बोतल खुलवाई, उन सभी के लिए एक एक गिलास भरा, अपना गिलास उठाया और दीपक बोस के साथ टकराया। मेरी पहचान से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इतना जानना ही काफ़ी है कि मैं तुम्हारा रूममेट और दोस्त हूं। विवान गुप्ता को लगा कि वो सचमुच दिल से बोल रहा था। अपने पिछले जन्म में स्नातक होने के बाद मनोरंजन जगत में हर तरफ निराशाओं का सामना करते हुए विवान गुप्ता ने कई उम्मीदें और आकांक्षाएं पाल रखी थीं। केवल दीपक बोस ही उनके प्रति सचेत रहे। जब उन्हें परिवार से पैसे मांगने में शर्म महसूस हुई, तो दीपक बोस ने उनका सहारा दिया और पुनर्जन्म से पहले उनकी मनचाही फिल्म में निवेश करने के लिए अपना घर बेचने तक का विचार किया। ये यादें हमेशा विवान गुप्ता के मन में बसी रहेंगी। लव शुक्ला और वरुण मेहता के लिए वे बस थोड़े बेहतर दोस्त हैं। दीपक बोस ने विवान गुप्ता की छाती पर हल्के से मुक्का मारा। मैं इसे ध्यान में रखूंगा। वो स्वभाव से ही बेफिक्र व्यक्ति था, इसलिए चूंकि विवान गुप्ता बात नहीं करना चाहता था, उसने उससे और अधिक पूछताछ नहीं की। अचानक, मानो उसे कुछ सूझा हो,
वो आगे झुका और शरारती अंदाज में विवान गुप्ता के कान में फुसफुसाया। मुझे लगता है कि न केवल ज़ारा यूसुफ बल्कि कोमल लक्ष्मी भी तुम में काफ़ी दिलचस्पी रखती है। क्या तुमने अभी तक किसी एक को चुनने के बारे में सोचा है? ये सुनकर विवान गुप्ता ने सामने बैठी कोमल लक्ष्मी की ओर देखा और संयोगवश वो भी उसे ही देख रही थी। विवान गुप्ता की निगाहें देखकर कोमल लक्ष्मी ने तुरंत मुस्कुराते हुए अपनी सुंदरता को और भी निखारने की पूरी कोशिश की। उसके होठों पर मुस्कान फैल गई और उसने एक बार फिर अपने पैर क्रॉस कर लिए। विकल्प तो केवल बच्चे ही चुनते हैं, वयस्क बेशक सभी निर्णय लेते हैं। दीपक बोस। अपने दोस्तों के सामने विवान गुप्ता स्वाभाविक रूप से अपने अनुचित विचारों को नहीं छिपाएगा। अपने पुनर्जन्म से पहले और बाद में विवान गुप्ता को अपनी पहचान की स्पष्ट समझ थी। वो पूर्णतः स्वार्थी था। उसका नैतिक सिद्धांत ये था कि यदि कोई चीज़ उसे प्रसन्न करती है तो वह उसे अवश्य करेगा। बेशक यह नैतिक मानक व्यक्तिगत नैतिकता को संदर्भित करता है। वो व्यक्तिगत और व्यापक राष्ट्रीय जिम्मेदारियों के बीच अंतर कर सकता है। कहावत है ना, पैसे वाला आदमी बुरा बन जाता है। यह कहावत वास्तव में सटीक नहीं है। असल में ज़्यादातर पुरुष शुरू से ही बुरे होते हैं, बस अब उनके पास इतना पैसा है कि वे अपना बुरा पक्ष दिखा सकें। विवान गुप्ता खुद को इसी तरह समझता था। अब जब वो अमीर हो गया है तो जिंदगी का मजा लेने का समय आ गया है। क्या उसे दूसरों की राय मायने रखती है? घटिया आदमी। वो ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दूसरों को गैरकानूनी कामों के लिए मजबूर करता हो। ये सब आपसी सहमति से होता है। अगर दूसरे लोग उसके द्वारा गंदी हरकतें करने की अनुमति देते हैं तो किसी को दखल क्यों देना चाहिए? जुबैर जैन और कोमल लक्ष्मी जैसी लड़कियों के प्रति विवान गुप्ता ने कभी तिरस्कार नहीं दिखाया, क्योंकि वह जानता है कि वे भी उसी की तरह इंसान हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वे बेहतर जीवन के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल करती हैं, जबकि वो पैसे का इस्तेमाल करके उनकी सीमाओं को तोड़ता है। कुछ देर बाद विवान गुप्ता उठ खड़ा हुआ। लगता है हमने काफ़ी मज़ा कर लिया, क्या हम चलें? ड्रैगन्स के दोहरे सेट को खेलने के बाद विवान गुप्ता ने पूरी तरह से स्थिति को अपने नियंत्रण में ले लिया था। उसका सुझाव सुनकर कोमल लक्ष्मी निश्चित रूप से मना नहीं कर सकती थी। वो विवान गुप्ता के करीब आने के तरीकों पर खूब सोच विचार कर रही थी, तो भला उसका विरोध क्यों करे? ज़ारा यूसुफ के लिए भी यही बात लागू होती है। बाकी दो लड़कियां तो लगभग अदृश्य ही थीं, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। इसलिए सभी के विचार एकमत हो गए और वे सभी जाने के लिए तैयार होकर उठ खड़े हुए। विवान गुप्ता को बूथ के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके जाने के बाद कोई ना कोई इसकी देखभाल कर लेगा। TXX के प्रवेश द्वार पर विवान गुप्ता के जाने की खबर मिलते ही निदेशक तनवीर ने व्यक्तिगत रूप से उन्हें विदाई दी। कई प्रतिष्ठित अतिथियों को देख चुके होने के कारण निदेशक तनवीर के हर शब्द और हर कार्य में परिपक्वता झलकती थी। उदाहरण के लिए अभी वो जिस स्थिति में खड़ा है वो विवान गुप्ता के ठीक बाईं ओर एक कदम पीछे है। इस तरह वो विवान गुप्ता के निर्देशों को सुन सकता है और बाहरी लोग आसानी से उसके और विवान गुप्ता के बीच के पदक्रम को देख सकते हैं। राष्ट्रपति विवान, अगली बार जब आप खेलने आएं तो मुझे ज़रूर बता देना। राष्ट्रपति तनवीर ने मुझे डांटने में आधा दिन बिता दिया। निदेशक तनवीर शिकायत करते हुए प्रतीत हो रहे थे, लेकिन वास्तव में वे विवान गुप्ता की प्रतिष्ठा की प्रशंसा कर रहे थे। इन स्थितियों का कई बार अनुभव करने के बाद विवान गुप्ता धीरे धीरे इसके आदी हो गए और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। अगली बार जरूर। निदेशक तनवीर भी जल्दी से हंसते हुए उनके साथ शामिल हो गए। समूह दरवाजे से बाहर निकल गया। निदेशक तनवीर ने तुरंत कहा, राष्ट्रपति विवान, अब काफ़ी देर हो चुकी है और टैक्सी मिलना काफ़ी मुश्किल है। क्यों न मैं आप सभी को वापस ले जाने के लिए कुछ कारों का इंतजाम कर दूं? विवान गुप्ता ने मना नहीं किया। चूंकि एक अधिक सुविधाजनक विकल्प मौजूद था, इसलिए दिखावा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मैंने आज रात काफ़ी शराब पी ली है और मेरी कार यहीं खड़ी है। बस किसी को ढूंढ दीजिए जो कल इसे वापस हमारे स्कूल तक ले जाने में मेरी मदद कर सके। बोलते बोलते उन्होंने कार की चाबियां निदेशक तनवीर की ओर फेंक दीं। निदेशक तनवीर ने चाबियां सावधानीपूर्वक अपनी जेब में रख लीं। बेशक उन्हें विवान गुप्ता की कार की कीमत का पूरा अंदाज़ा था, 10 मिलियन से कुछ अधिक। अगर कोई गलती हो जाती तो वो खुद को बेचकर भी उसकी भरपाई नहीं कर पाते। कुछ ही समय में निदेशक तनवीर ने 4 कारों का इंतजाम कर दिया। एक कार में 2 लोग, बिल्कुल सही। विवान गुप्ता ज़ारा यूसुफ को कार में बिठाने ही वाले थे कि उन्होंने कोमल लक्ष्मी को ये कहते हुए सुना, सीनियर विवान गुप्ता, मुझे और ज़ारा को एक ही कार में जाने दीजिए, मुझे उससे कुछ बात करनी है। विवान गुप्ता ने असमंजस में कोमल लक्ष्मी की ओर देखा और फिर ज़ारा यूसुफ की ओर। ज़ारा यूसुफ को सहमति में सिर हिलाते देख उसने आगे कुछ नहीं कहा और खुद कार में बैठ गया, जबकि दीपक बोस स्वाभाविक रूप से विवान गुप्ता की कार में सीट पर बैठ गया।
सभी ने अपनी अपनी गाड़ियां चुन लीं और गाड़ियां धीरे धीरे चलने लगीं। संभवतः निर्देशक तनवीर के निर्देशानुसार चालक बहुत तेज गति से नहीं चला रहे थे, इसलिए झटके महसूस नहीं हो रहे थे। सफ़र काफ़ी आरामदायक था। व्हाइट पीसेस, आपको क्या लगता है कि कोमल लक्ष्मी ज़ारा यूसुफ से क्या कहना चाहती है? मुझे पूरा यकीन है कि वे आपके बारे में ही बात कर रहे होंगे। दीपक बोस ये बात समझ सकता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से विवान गुप्ता भी समझ सकता था, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। वो एक रंगीन मिजाज का आदमी था। भला एक ही मछली दो तालाबों में कैसे उछल कूद कर सकती है? उन्हें आनंद लेने दो, उन्हें जो चाहे करने दो। दूसरी कार में कोमल लक्ष्मी और ज़ारा यूसुफ की बातचीत बिल्कुल वैसी ही थी जैसी दीपक बोस को उम्मीद थी। जैसे ही कोमल लक्ष्मी कार में बैठी, उसने भोली और मासूम दिखने वाली ज़ारा यूसुफ पर एक नज़र डाली और धीरे से कहा, मैं तुमसे विवान गुप्ता को लेना चाहती हूँ। इतनी सीधी सादी भाषा में कहा गया कि सामने चल रहे ड्राइवर को भी कंपकंपी छूट गई। ज़ारा यूसुफ ने पहले हंसते हुए अपना सिर घुमाया और कोमल लक्ष्मी के चेहरे की ओर देखा। मुझे पता था कि तुम मुझसे यही कहना चाहते हो। कोमल लक्ष्मी और ज़ारा यूसुफ ने कुछ सेकंड के लिए एक दूसरे की आंखों में देखा, फिर कोमल लक्ष्मी खिड़की से बाहर देखने के लिए मुड़ गई। मैं तुमसे युद्ध की घोषणा नहीं कर रहा हूं। हम अब बच्चे नहीं हैं। मैं तुम्हें बस पहले से आगाह कर रहा हूं, क्योंकि हमें 4 साल साथ रहना है। कुछ बातें पहले से स्पष्ट कर लेना बेहतर है। मैं समझता हूं, लेकिन आप जो मुझसे कह रहे हैं वो शायद बेकार हो। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? इसके अलावा, क्या आपको लगता है कि विवान गुप्ता ऐसा व्यक्ति है जिसे आप आसानी से अपने वश में कर सकते हैं? हो सकता है कि जो आप अभी मुझसे कह रहे हैं वो दूसरी कार में पहले ही समझ चुका हो। हालांकि ज़ारा यूसुफ ने 2D दुनिया की लोलिता की तरह कपड़े पहने थे, इसका मतलब ये नहीं था कि वो सचमुच लोलिता की तरह भोली और मासूम थी। वे दोनों सामान्य मानसिक रूप से परिपक्व वयस्क थीं। भला कौन थोड़ा बहुत चालाक नहीं होता? इसके अलावा अपनी परिस्थितियों को देखते हुए शायद वो ज़्यादा लड़कों से बातचीत करती थी और उनके विचारों को बेहतर समझती थी। मुझे पता है, उनकी हैसियत को देखते हुए मेरे जैसी लड़कियों से उनका कोई वास्ता नहीं होगा, लेकिन मैं अपनी खूबियों को जानती हूं और पुरुषों के मन को समझती हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं स्पष्टवादी होकर जीती हूं। ज़ारा यूसुफ को उसकी बातें पूरी तरह समझ नहीं आईं। ये तो बस शाब्दिक अर्थ है। मेरी प्राथमिकताएं बहुत कम हैं। मुझे उसके प्यार की नहीं, बल्कि उसकी दौलत और रुतबे की चाह है। इसीलिए मुझे तुमसे ज़्यादा फ़ायदा है। ज़ारा यूसुफ ने पहली बार किसी को भौतिकवाद के बारे में इतनी स्पष्ट रूप से बोलते सुना था। उसकी आंखों में कोमल लक्ष्मी के प्रति अविश्वास का भाव था। मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूं। बचपन से ही मेरे आसपास के माहौल ने मुझे सिखाया है कि पैसा सब कुछ ठीक कर सकता है, लेकिन मेरे पास उसे हासिल करने के साधन नहीं है, इसलिए मैं केवल अपने चेहरे पर ही निर्भर रह सकती हूं। ज़ारा यूसुफ को चुप देखकर कोमल लक्ष्मी एक बार फिर मुस्कुराई। पर मैंने जो कहा उस पर ध्यान मत दो। आज रात जो कुछ भी हुआ उससे तुम्हें समझ आ गया होगा कि उसके लिए सिर्फ एक लड़की से बंधे रहना मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि मुझमें उसे सिर्फ मुझसे प्यार करवाने की क्षमता है, इसलिए तुम अपना काम करो, मैं अपना। हम दोनों के लक्ष्य अलग अलग हैं। ज़ारा यूसुफ काफ़ी देर तक चुप रही। कोमल लक्ष्मी के शब्दों ने उसके विश्व दृष्टिकोण को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। इस दुनिया में सचमुच एक ऐसी बेहद व्यावहारिक महिला थी और वो इस बारे में इतनी खुलकर और बेबाकी से बात करती थी, बिना किसी झिझक के। उनकी बातचीत समाप्त हुई और कार में फिर से सन्नाटा छा गया। आगे बैठा ड्राइवर ईर्ष्या से लाल हो रहा था। क्या यही अमीरों की दुनिया है? पीछे बैठी लड़की तो वो सपने में भी नहीं सोच सकता था, लेकिन अब वो टीवी पर दिखाए जाने वाले दरबारी नाटकों की तरह विवान गुप्ता के करीब आने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। क्या सबको बराबरी का हक नहीं है? फिर भी सबके साथ इतना भेदभाव क्यों है?